तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे सामने जो विषय है वो भारतीय संविधान की नींव है, उसकी आत्मा है। हाँ, उसकी आत्मा। हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो गाइडिंग फिलॉसफी है जिस पर हमारा पूरा देश, हमारा पूरा लोकतंत्र खड़ा है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि इसे संविधान का परिचय पत्र या इंट्रोडक्शन कहा तो जाता है, हाँ। पर इसे लिखा सबसे आखिर में गया था। अच्छा। हाँ, जब पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इस पूरे दस्तावेज का सार, इसकी आत्मा, इसका निचोड़ क्या है, और उस निचोड़ को उन्होंने प्रस्तावना के रूप में सबसे पहले पन्ने पर रखा। ओह, तो ये एक तरह से पूरे संविधान का आईना है। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये कोई भूमिका नहीं है जो पहले लिखी गई, बल्कि ये पूरे काम का निष्कर्ष है जिसे शुरुआत में रखा गया है। तो फिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये विचार, ये शब्द आए कहाँ से? इसका मूल आधार है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्प। हाँ, उद्देश्य संकल्प। इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा गया था। ये वो दौर था जब भारत बस आजाद होने ही वाला था, और हमारे नेता ये तय कर रहे थे कि आजाद भारत का चरित्र कैसा होगा, उसके मूल्य क्या होंगे। तो उद्देश्य संकल्प एक तरह से आजाद भारत का विजन डॉक्यूमेंट। बिल्कुल, विजन डॉक्यूमेंट था। एकदम। नेहरू जी ने उस संकल्प में बताया कि हम एक ऐसा संप्रभु गणराज्य बनाएंगे जहां सारी शक्ति जनता से आएगी, जहां सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। वही सब बातें जो प्रस्तावना में है। हाँ, वही सब। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता होगी, और जहां अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। इसी संकल्प को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। और प्रस्तावना में जो हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान आदर्श देखते हैं, वो सब इसी संकल्प से लिए गए हैं। बिल्कुल वहीं से। अच्छा, तो इसके विचार तो पूरी तरह से भारतीय हैं, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई और हमारे नेताओं के सपनों से निकले हैं। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इसकी भाषा पर अमेरिकी संविधान का भी असर है। हाँ, ये सच है। प्रस्तावना की जो शुरुआत है, वी द पीपल, ये स्टाइल अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। लेकिन ये सिर्फ एक ऊपरी ढांचे की बात है। इसके अंदर जो आइडियल्स हैं, जो आदर्श हैं, वे पूरी तरह से भारत के अपने स्वतंत्रता संग्राम, हमारे सामाजिक सुधार आंदोलनों और हमारे नेताओं के विचारों की उपज है। ऐसे महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू, इन सब के विचारों का निचोड़ है। चलिए अब प्रस्तावना के टेक्स्ट पर आते हैं। इसकी शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली शब्दों से होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका गहरा मतलब क्या है? ये 3 शब्द ही सब कुछ हैं। देखिए, ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक क्रांति है। मनोवैज्ञानिक क्रांति? कैसे? सोचिए, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद, जहां कानून हमेशा एक बाहरी ताकत, कभी मुगल बादशाह, कभी ब्रिटिश क्राउन द्वारा दिया जाता था, पहली बार भारत के लोग कह रहे थे, नहीं, अब शक्ति का स्रोत हम हैं, हम खुद को ये संविधान दे रहे हैं। वाह! ये पॉपुलर सोवेनिटी या लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है। मतलब ये सिर्फ सेल्फ रूल नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी घोषणा थी कि अब हम किसी के अधीन नहीं, हम ही मालिक हैं। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि इस संविधान को बनाने और लागू करने की अंतिम शक्ति भारत की जनता के हाथ में है। ये हमें किसी राजा या किसी बाहरी ताकत ने नहीं दिया है। तो हमने इसे खुद बनाया है, स्वीकार किया है और खुद को समर्पित किया है। बिल्कुल। आपने 3 शब्दों का जिक्र किया। प्रस्तावना के अंत में लिखा है, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इन शब्दों का क्या खास मतलब है? इन्हें इतना स्पष्ट रूप से लिखने की क्या जरूरत थी? बहुत अच्छा सवाल है। हर शब्द को सोच समझ कर रखा गया है। इसे ऐसे समझिए, अडॉप्ट यानी अंगीकृत करना। इसका मतलब है कि हमने इसे दिल से अपनाया। हाँ, ये हमारा है, ये हमारी इच्छा का प्रतीक है। ठीक है। इनैक्ट यानी अधिनियमित करना। इसका मतलब है कि हमने इस पर कानूनी मोहर लगा दी, इसे देश का सबसे बड़ा कानून बना दिया। ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और सबसे खूबसूरत हिस्सा है गिव टू आवरसेल्व्स। हाँ, आत्मसमर्पित करते हैं। ये किसी राजा या संसद का हुक्म नहीं, बल्कि हम लोगों का खुद को दिया हुआ एक तोहफा है, एक वादा है। तो ये भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है।
इससे बड़ा कोई प्रतीक नहीं हो सकता। वाह। अब बात करते हैं उन वादों की, उन आदर्शों की जिनका जिक्र प्रस्तावना करती है। सबसे पहले आता है न्याय या जस्टिस, और वो भी 3 तरह का: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। देखिए, न्याय का मतलब सिर्फ अदालत का फैसला नहीं होता। संविधान की नज़र में इसका दायरा बहुत बड़ा है। सबसे पहले सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। इसका मतलब है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल, हर इंसान बराबर है और उसका सम्मान होना चाहिए। जैसे किसी भी नागरिक को किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक कुएं पर जाने से रोकना सामाजिक अन्याय माना जाएगा। छुआछूत जैसी प्रथाएं पूरी तरह से गैरकानूनी है। पूरी तरह से। और आर्थिक न्याय, इसका मतलब क्या ये है कि सबके पास बराबर पैसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कम्युनिज्म वाला मॉडल नहीं था। इकोनॉमिक जस्टिस यानी आर्थिक न्याय का अर्थ है कि हर किसी को अपनी आजीविका कमाने और आर्थिक रूप से तरक्की करने के समान अवसर मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी, अवसर। हाँ, अवसर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश की सारी संपत्ति या संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाए। इसका लक्ष्य धन के संकेंद्रण को रोकना है, ये सुनिश्चित करना कि आर्थिक शक्ति का दुरुपयोग न हो। तो ये समान अवसर की बात है, समान परिणाम की नहीं। बिल्कुल सही। समझ गई। और राजनीतिक न्याय, ये तो वोट देने के अधिकार से जुड़ा होगा? हाँ, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि हर नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने का बराबर का हक है। हर वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। और चुनाव लड़ने का भी? हाँ, कुछ योग्यताओं के साथ चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और सरकारी दफ्तरों में अपनी बात रखने का भी समान अवसर है। तो न्याय एक तरह से समाज के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष ढांचा तैयार करता है। लेकिन उस ढांचे के अंदर एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी का क्या? यहीं पर स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की बात आती है ना? बिल्कुल। न्याय के बिना स्वतंत्रता अराजकता बन सकती है, और स्वतंत्रता के बिना न्याय तानाशाही। प्रस्तावना 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करती है। लिबर्टी का मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी सोचने, काम करने और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की आज़ादी। हाँ, जब तक कि आप दूसरों के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाएं। पहली है लिबर्टी ऑफ थॉट, यानी विचार की स्वतंत्रता। सोचने पर तो वैसे भी कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। असली परीक्षा तो तब होती है जब आप उसे व्यक्त करते हैं। एकदम सही पकड़ा। और इसीलिए अगला शब्द है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, कला के माध्यम से या किसी और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, और ये कितना जरूरी है ये हम आज के सोशल मीडिया के दौर में रोज देखते हैं। इसके बाद आती है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ और लिबर्टी ऑफ वर्शिप। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये तीनों मिलकर आपको ये आज़ादी देती हैं कि आप किसी भी विचार, दर्शन या धर्म में विश्वास रख सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को न मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं और अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। न्याय और स्वतंत्रता के बाद अगला बड़ा सिद्धांत है समानता या इक्वालिटी। इसका दायरा कितना बड़ा है? इसका दायरा बहुत बड़ा है। प्रस्तावना इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करती है, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। हाँ, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई राजा या रंक नहीं है। किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में सबको बराबर अवसर मिलेंगे। बिल्कुल, यह समाज में मौजूद ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करने का एक बहुत मजबूत संवैधानिक प्रावधान है। और आखिर में बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी का जिक्र है। ये शब्द थोड़ा भावनात्मक लगता है। संविधान के निर्माताओं के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि वो जानते थे कि भारत जैसा विविध देश सिर्फ कानूनों से नहीं चल सकता। आप कानून बनाकर लोगों को बराबर तो घोषित कर सकते हैं, पर आप उन्हें एक दूसरे का सम्मान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसके लिए भाईचारे की भावना चाहिए। हाँ, फ्रेटर्निटी चाहिए। संविधान बनाने वाले जानते थे कि जब तक लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और अपनेपन की भावना ना हो, तब तक देश एक नहीं रह सकता। तो बंधुत्व एक तरह से वो गोंद है जो इन सभी आदर्शों को और पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखता है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। बंधुत्व 2 चीजें सुनिश्चित करता है। पहला, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हर व्यक्ति का सम्मान, किसी को भी छोटा या कमतर नहीं समझा जा सकता। और दूसरा, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये भावना ही पूरे देश को एक सूत्र में पिरो कर रखती है।
ये तो थे मूल सिद्धांत, लेकिन प्रस्तावना जैसी थी वैसी हमेशा रही नहीं। इसमें बाद में भी कुछ बदलाव हुए, खासकर 42वें संशोधन के जरिए। वो क्या थे और उनकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और थोड़ा विवादास्पद अध्याय है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और ये जानना जरूरी है कि ये बदलाव 1976 में हुए, यानी इमरजेंसी के दौरान। बिल्कुल, और इसी वजह से इन पर हमेशा एक बहस छिड़ी रहती है। समाजवादी शब्द जोड़ने का उद्देश्य था आर्थिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण के विचार को और मजबूत करना। और पंथनिरपेक्ष या सेक्युलर? पंथनिरपेक्ष शब्द ने ये स्पष्ट कर दिया कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करेगा। और अखंडता शब्द ने राष्ट्र की एकता को और बल दिया। तो इस पर विवाद क्या है? विवाद समय और नियत को लेकर है। आलोचक कहते हैं कि ये शब्द एक ऐसे समय में जोड़े गए जब लोकतंत्र निलंबित था और बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनका ये भी मानना है कि ये मूल्य संविधान में पहले से ही मौजूद थे। हाँ, कि इन्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी। वहीं समर्थकों का तर्क है कि इन शब्दों ने सिर्फ उस भावना को स्पष्ट किया जो संविधान में पहले से ही निहित थी, और इससे संविधान का उद्देश्य और भी साफ हो गया। और प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये तीनों शब्द और ये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत ज्यादा। एक सवाल जो हमेशा उठता है और जिस पर बहुत भ्रम भी रहता है, वो ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और क्या इसे अदालत में लागू करवाया जा सकता है? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब समय के साथ बदला है। शुरुआत में 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को समझने की एक कुंजी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है। तो मतलब इसे एक तरह से संविधान के कवर पेज की तरह माना गया, किताब का हिस्सा नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। ये तो बहुत ही लैंडमार्क केस है। बहुत। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को पलट दिया और ये साफ कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान की आत्मा है और इसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे बदला नहीं जा सकता। तो क्या इसका मतलब है कि अगर प्रस्तावना में लिखे किसी आदर्श जैसे समानता का उल्लंघन होता है तो कोई सीधे कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि प्रस्तावना का उल्लंघन हुआ है? नहीं, यहां एक बारीक बात है। केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नॉट एनफोर्सेबल है। अच्छा, तो इसे लागू नहीं करवाया जा सकता। हाँ, यानी आप सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर अदालत जाकर कोई अधिकार नहीं मांग सकते। उसके लिए आपको संविधान के मौलिक अधिकारों या अन्य प्रावधानों का सहारा लेना होगा। तो फिर इसका महत्व क्या है? इसका महत्व व्याख्या में है। जब भी संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट हो या उसकी व्याख्या को लेकर कोई दुविधा हो, तो उसकी सही व्याख्या करने के लिए अदालतें प्रस्तावना की मूल भावना का सहारा लेती हैं। समझ गए। तो यह संविधान को समझने के लिए मौलिक और बुनियादी है। एकदम। तो आज की इस गहरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने समझा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि पूरे संविधान का सार है। इसका स्रोत नेहरू जी का उद्देश्य संकल्प है। बिल्कुल। हम भारत के लोग के पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक क्रांति और संप्रभुता की शक्ति को जाना। हमने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के गहरे अर्थों को समझा और ये भी जाना कि अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स सिर्फ शब्द नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की घोषणा है। हाँ, साथ ही हमने 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के महत्व को भी समझा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक दस्तावेज का पहला पन्ना नहीं बल्कि एक राष्ट्र का वादा है जो उसने खुद से किया है। सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वादा करती है। क्या ये चारों लक्ष्य हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं या कभी-कभी इनमें टकराव भी हो सकता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। जैसे, क्या पूर्ण आर्थिक समानता यानी न्याय देने की कोशिश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता या संपत्ति का अधिकार सीमित हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। या सभी के लिए समान अवसर यानी समानता सुनिश्चित करने के लिए
क्या समाज के कुछ वर्गों को आरक्षण जैसे विशेष प्रावधान देना जरूरी है, जो पहली नज़र में समानता के सिद्धांत के खिलाफ लग सकता है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमारा संविधान और लोकतंत्र आज भी ढूंढ रहा है। इस पर सोचिएगा जरूर।